नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित एमसीक्यू टेस्ट को देखेंगे बच्चों। और ये ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 1 है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का और टेस्ट 4 होगा, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर आपका ज्योग्राफी का 5 टेस्ट होगा। और जितना भी मैं आपको यहाँ पे प्रश्न करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो ये सारे टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ अभी तक आपका हिस्ट्री का टोटल 4 टेस्ट हो चुका है। आपका इकोनॉमिक्स का भी 2 टेस्ट हो चुका है। अगर आपने इन दोनों टेस्ट और चारों टेस्ट में हिस्ट्री का पार्टिसिपेट नहीं किया था तो चैनल में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उसे आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इस सेशन के बाद उसे आप लोग जाकर के देख लेंगे, क्योंकि सारा VBI प्रश्न मैंने आपको उस चारों टेस्ट में करवाया है, ठीक है। तो चलिए, आवाज सही जा रहा है बच्चों? आप सभी को कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज के प्रश्नों को। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों में आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी को पता चले कि हाँ कि स्टार्ट हो चुका है और जियोग्राफी का टेस्ट हो रहा है, सभी को जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव भूगोल या स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रेटजेल का, दूसरा ऑप्शन है एलन सैंपल का, तीसरा ऑप्शन है विडाल डी बलास का और चौथा ऑप्शन है हम्बोल्ट का। किसका कथन है बच्चों? आप लोग कमेंट करेंगे। मानव भूगोल या स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। यह कथन किसका है बच्चों? एलन सैंपल का है। किसका कथन है? एलन सैंपल का है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा था। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? मतलब हमें भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इनमें से किससे जानकारी नहीं मिलती कि हमारा कैसी भौगोलिक संरचना थी हमारी पृथ्वी का पहले? पहला ऑप्शन आत्रियों का विवरण। चलिए, आत्रियों का विवरण से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। दूसरा ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र से। प्राचीन मानचित्र से मिलता है नहीं कि यहाँ तक आपका अखंड भारत था, यहाँ आपका चीन था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है ना, इससे मिलता है। उसके बाद है बच्चों चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने से। आप लोगों ने सुना होगा कि नासा क्या करते हैं, अपोलो मिशन के थ्रू क्या क्या है, और चीन भी अभी हाल फिलहाल लेकर के आया चंद्रमा से मिट्टी। तो क्यों लाता है? वहां की भौगोलिक स्थिति पहले कैसा था वह जानने के लिए। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है, भौगोलिक सूचना की जानकारी मिलती है। उसके बाद है प्राचीन महाकाव्य। इससे नहीं मिलता है प्यारे बच्चों, महाकाव्य से इससे जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नहीं है सो पूछा था। चलिए, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा था। उसके बाद है बच्चों रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नव निश्चयवाद, दूसरा ऑप्शन है निश्चयवाद, तीसरा ऑप्शन है संभववाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, कमेंट करेंगे। जो बच्चे नहीं कर, कंजूसी मत करना भाई, जो जानते हो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, कुछ बच्चों का सही आ रहा है और कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नव निश्चयवाद। रुको और जाओ का निश्चयवाद सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? नव निश्चयवाद। लास्ट में सभी बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है रूस। कमेंट करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा, वेल डन यार, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत आपका दूसरा नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है प्यारे बच्चों? भारत आपका दूसरा नंबर में आता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से
भारत विश्व में कितना स्थान में आता है? तो कितना स्थान में आता है? दूसरा स्थान में आता है, ठीक है। और ये जो अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो पहला नंबर में कौन आता है बच्चों? पहला नंबर में आपका रूस आता है। अभी रूस यूक्रेन वाला जो चल रहा है वही रूस है, ठीक है ना। तो पहला नंबर में कौन आता है? रूस आता है। जन क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से चीन आता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? यानी कि यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक नहीं है सो पूछा जा रहा है। मतलब क्या पूछा जा रहा है? प्रतिकर्ष कारक है। तो पहला ऑप्शन है शांति व अस्थायित्व, दूसरा ऑप्शन है जीवन व संपत्ति, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा और चौथा ऑप्शन है महामारियां। देखिए प्यारे बच्चों, कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अब प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बसना क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रवास हो गया, ठीक है ना। चाहे वह अस्थायी प्रवास हो या तो आपका अस्थायी प्रवास होता है। अस्थायी प्रवास मतलब हमेशा के लिए जाकर के बस जाना, और अस्थायी प्रवास हो गया अगर आप कहीं जाकर के पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे ना, तो ये भी आपका प्रवास हो गया। कहीं कमाने के लिए कोई जाता है, ये सब क्या हो गया आपका ये आपका छोटा टाइम के लिए हो गया, तो क्या हो गया? अस्थायी प्रवास। तो अपकर्ष का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? बढ़िया के लिए, मतलब बढ़िया पॉजिटिव के लिए प्रवास करते हैं। तो इनमें से पूछ रहे जो पॉजिटिव कारक नहीं है प्रवास का। अगर आप कहीं धनबाद जाके, आपका गांव में घर में, और आप रांची जाकर के पढ़ रहे हैं, तो किसी बढ़िया के लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव कारक हो गया ये आपका, ठीक है ना, पॉजिटिव कारक हो गया ना। और किसी मान के चलते पोल्यूशन दिल्ली में ज्यादा फैल गया, तो दिल्ली से लोग दूसरे यहाँ आकर के रह रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो गया? वहां पे नेगेटिव कारक हो गया, प्रतिकर्ष कारक। तो यहाँ पे अपकर्ष कारक पूछ रहा है आपसे, यानी कि बढ़िया पॉजिटिव कारक पूछ रहा है। तो पॉजिटिव कारक कौन नहीं है सो पूछ रहा है आपसे। तो महामारियां ये आपका पॉजिटिव कारक नहीं है, नेगेटिव कारक है, ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। उसके बाद देखिए, छठा प्रश्न है, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यानी कि यहाँ पे आपका अपकर्ष कारक पूछ रहा है, वहां पे आपसे पूछ रहा था नेगेटिव कारक, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव कारक कौन नहीं है, मतलब नेगेटिव है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव कारक कौन नहीं है, प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं, यानी कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है, ठीक है। तो देखिए, अनुकूल जलवायु, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? अपकर्ष कारक है, ठीक है। प्राकृतिक विपदाएं, ठीक है, सॉरी, अनुकूल जलवायु क्या है? ये सब अपकर्ष कारक है, ठीक है। प्राकृतिक विपदाएं क्या है? ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, नेगेटिव कारक है, इस वजह से प्रवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ जाते हैं तब ना शहर को जाता है, तो ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। अनुकूल जलवायु, बढ़िया जलवायु रहेगा तब लोग क्यों प्रवास करेंगे, ये पॉजिटिव कारक है प्रवास करने का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए, शाबाश शाबाश यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद सातवां प्रश्न है बच्चों, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा है? विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 600 करोड़ से लेकर 700 करोड़ होने में कितना समय लगा? मात्र 12 साल। कितना? 12 साल। उसके बाद देखिए, आठवां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन। देखिए बच्चों, लेट होने का कारण क्या था? 8 बजे, 8:15 बज गया था आपका स्टार्ट होते होते ना। तो देखिए, कारण था वो थोड़ा टाइप नहीं हो पाया था क्वेश्चन, अभी टाइप करके तुरंत दिया तब हुआ है, और सर दर्द भी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, बता दिए थे इस वजह से लाइव आ गए, नहीं तो नहीं आते। देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 यानी कि इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का कौन सावां स्थान था? 126वां स्थान था, 132वां स्थान था, 131वां स्थान था, 133वां स्थान था। कमेंट करेंगे कौन सा स्थान था? मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? चलिए, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 131वां स्थान था बच्चों। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रिया कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जो जमीन से जुड़े हुए, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, आपका मछली पालन हो गया, जो जमीन से जुड़ा हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाती है? आपकी प्राथमिक क्रियाएं हो जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उद्योग, विनिर्माण, उद्योग किसमें आ जाता है? आपका सेकंड, द्वितीय क्रिया में आ जाता है।
खनन आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाता है। क्या आ जाता है? खनन आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाता है। और सेवा क्षेत्र आपका किस में आ जाता है प्यारे बच्चों? तृतीय क्षेत्र में, ठीक है ना, तृतीय क्रिया में आ जाता है। और ये बैंकिंग भी आपका किस में आ जाता है? तृतीय क्रिया में आ जाता है। बैंकिंग और दोनों सेवाएं, सेवा ही बैंकिंग में करते हैं ना, कुछ दूसरा तो आपको नहीं देते, सेवा ही वहां पे कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खनन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। ये आपका द्वितीय क्रिया है उद्योग, सेवा तृतीय, बैंकिंग तृतीय क्रिया। ठीक है, कमेंट करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए बच्चों, 10 नंबर का आपका प्रश्न है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? आदि निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, झूमिंग, लदलांग और रे। कमेंट करेंगे। हाँ भाई, अब से लेट नहीं होगा, थोड़ा लेट हुआ आज से, अब से लेट नहीं होगा। सर दर्द भी कर रहा था, सोच रहे थे नहीं लेंगे, लेकिन बोल दिए थे सारे बच्चों को, इस वजह से। चलिए बहुत अच्छा जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लदलांग। क्या हो जाएगा? लदलांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों के द्वारा लाई गई थी? रोपण कृषि, जो यूरोपीय लोग हो गए, डच, फ्रांसीसी आपका हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये सब यूरोप के लोग थे, ठीक ना। आदिकालीन निर्वाह कृषि, घन निर्वाह कृषि, स्थानांतरण कृषि। थोड़ा बोल नहीं पाएंगे ऑप्शन, आप लोग खुद पढ़िएगा, क्वेश्चन में बढ़ाते चलता हूं, सर दर्द कर रहा है। चलिए कमेंट करेंगे। रोपण कृषि होगा भाई, रोपण कृषि, रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव का करवाइए। तो देखिए बाबू, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। कारण क्या है? उतना अच्छा से हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं है, खास करके इलेक्टिव, ये तो आपका कोर मैंने पढ़ा भी है, ठीक है। तो इलेक्टिव आपका मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो किससे करा दूंगा? पढ़ेंगे तभी तो करा सकते हैं ना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका बोलिए, पॉलिटिकल साइंस का करवा सकते हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ये सारा 4 सब्जेक्ट का हो सकता है। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? ध्रुवीय क्षेत्र, विषुवत क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र की, किस क्षेत्र की विशेषता है अंगूर की कृषि? कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। भूमध्य सागरीय, किसका? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की अंगूर की कृषि की विशेषता है प्यारे बच्चों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये ज्यादा उपजाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? नीदरलैंड, भारत, फ्रांस, मैक्सिको। कमेंट करेंगे। कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? नीदरलैंड, भारत, फ्रांस, मैक्सिको। चलिए बहुत अच्छा जवाब, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। आज शॉर्ट में ही पार कीजिए, सारा आंसर ही बताते चल रहे हैं, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, ठीक है। देखिए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कालखोज नाम से, सामूहिक कृषि, ठीक है ना, मालखोज नाम से, सोवखोज नाम से, टोलखोज नाम से। कमेंट करेंगे। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे। कोल खोज नाम से, किस नाम से? बहुत अच्छा जवाब आ रहा था, बहुत, कोल खोज नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का है, किस फल को सुखा करके मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? किशमिश किसका रहता है? किशमिश खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो, हम भी नहीं खाते भाई। तो किशमिश किससे बनाया जाता है, किसको सुखा करके? संतरा, सेब, अंगूर, बेर। किसे? अंगूर। चलिए बहुत अच्छा जवाब, आसान सवाल था, दैनिक जीवन में भी देखते क्या। उसके बाद है बच्चों, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिलती है? मिली है, डेनमार्क में मिली है, नीदरलैंड में मिली है, स्वीडन में मिली है, इटली में मिली है। कमेंट करेंगे। सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक किस देश में मिली है, सफलता मिली है? बहुत अच्छा जवाब,
ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है बच्चों, खनन का विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ था? रूसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति चलिए तो भी करेगा, फ्रांस की क्रांति, चौथा ऑप्शन औद्योगिक क्रांति। खनन का विकास किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसका विकास हुआ था बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत संचित उत्पादन उत्पन्न होता है? 30%, 50%, 40% और 60%। यहां कितना संचित है सो नहीं पूछा जा रहा है। संचित आपका 40% हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उत्पादन कितना होता है खनिज का सो आपसे पूछा जा रहा है। 40% तो संचित है भाई, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है? चलिए 30%, कुछ बच्चों का 30 आ रहा है, कुछ बच्चों का 40 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार 30 होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। झारखंड जीके में आपका 40 दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 होगा कि 40 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? कोयला था, जल विद्युत था, खनिज तेल था, अणुशक्ति था। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? सो गए क्या? नहीं सोए ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत। आज शॉर्ट में पार कीजिए बच्चों, सारा आपको मैं डिटेल में बताते चलूंगा नेक्स्ट सेट से, ठीक है ना। आज एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपका सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर में था कि दो पेय पदार्थों का नाम लिखें, तो सारा वही रिलेट करके आ जाता है। तो ये टर्म 1 अच्छा से पढ़िएगा, टर्म 2 का आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो पेय पदार्थ कौन सा नहीं है सो पूछा जा रहा है। चाय क्या है? पेय पदार्थ है ना, पीते हैं हम लोग। कॉफी क्या है? पेय पदार्थ है। और ये कोको भी आपका पेय पदार्थ है बच्चों। और ये तारपीन क्या है? तारपीन का तेल आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? तो तारपीन क्या है? पदार्थ, पीने का पदार्थ तो थोड़े ना है, तेल है। तारपीन इसका राइट आंसर नहीं होगा। तारपीन मतलब इसका राइट आंसर होगा यार। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तारपीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारपीन एक पेय पदार्थ नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए 20 में 20, आप लोगों ने 20 में से कितना प्रश्न लाया? 20 में से कितना आप लोगों ने सही किया? आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे कि 20 में से कितना किया। 18 किया, 19 किया, 16, 17, 15, जितना भी किया। जिसका टॉप रहेगा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा तो आप बेहतर कर सकिएगा। सोचिए कि हम सुधार किस प्रकार से करेंगे। हिंदी इंग्लिश नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा। चलिए बहुत अच्छा, 18, 19, 18, 19। चलिए सभी का नाम नेक्स्ट टेस्ट में लेंगे, जो टॉप के होंगे एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दो भाई। बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट उपलब्ध करवा रहा हूं। आज लेट हो गया थोड़ा, लेने का तो मूड नहीं था कि टेस्ट ले लेंगे, लेकिन पहले बोल दिए थे इस वजह से ले लिए। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, और सेशन अगर कोई लेट से जुड़े हैं तो पहले का भी क्वेश्चन देख लो भाई, पहले का भी क्वेश्चन देख लो। चलिए जो लेट से जुड़े हैं उन लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट लाइव चैट में नहीं, कमेंट कीजिएगा कि कितना उन्होंने सही किया बच्चों। कल किसका टेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
उसे आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। वहां से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।